अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का जर्नलिस्टों के साथ इंटरेक्शन और उसके अंदर एक बहुत ही ताकतवर कहना चाहिए बयान उनका जो सामने आया, जिसका उनके बयानिए से जो एटलीस्ट रिसेंट मंथ्स के अंदर जो उनका बयानिया भी था और जो सियासत थी उनकी कि उनके सियासी दबाव के नतीजे में हुकूमत मजबूर हो जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट भी घुटने टेक देगी और उनकी सारी शराइत मानते हुए वक्त से पहले इंतखाबात के ऊपर मान जाएगी, उससे बिल्कुल उलट बयान है। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, क्योंकि उनकी अभी तक की अप्रोच से बिल्कुल हट के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको जल्द इंतखाबात पाकिस्तान में नज़र नहीं आते। ये रियलिटी के ज़्यादा करीब है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं, पहले हमें पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को बचाना है, फिर जो दहशत गर्दी सर उठा रही है पहले उसको संभालना। मुल्क संभालेंगे तो फिर आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, तो अगले 6 माह इलेक्शंस का कोई सीन नहीं है। तो आज इमरान खान ने वो बयान पब्लिकली दे दिया कि उन्हें फौरी पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नज़र नहीं आते। दूसरा बयान का हिस्सा वो ख़तरनाक है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि साजिश हो रही है टेक्नोक्रेट को लाने की जो 2 साल पाकिस्तान में आकर हुकूमत करें। ये वाला हिस्सा ख़तरनाक है, क्योंकि ये एक आइन से मावरा ऐसा कदम है जिसकी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बाद रिटायर्ड लोगों को मैं इसलिए कहता हूँ कि ये आम तौर पर जब वो रिटायर हो जाते हैं ना, तो उस वक्त नई नई चीज़ें सोचते रहते हैं, तो उस वक्त उनके दिमाग में ऐसे ख्यालात आते रहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स ला के बिठाएंगे, वो 2 साल में पाकिस्तान ठीक करेंगे। कोई ऐसा टेक्नोक्रेट नहीं है जो अनइलेक्टेड हो, जिसके रूट्स ना हो और वो आए और वो ठीक करके चले जाए। अगर कोई ऐसा तरीकाकार होता तो ये जो 9-9 साल, 10-10 साल, 11-11 साल डिक्टेटर्स आके बैठते हैं, तो वो पाकिस्तान को फिर मुस्तकिल बुनियादों पर तमाम अमराज का हल देकर पाकिस्तान का जाते। वो नहीं हो सकता ऐसे। वो तमाम टेक्नोक्रेट्स 11-11 साल ज़िया ने भी बिठाए, अयूब ने भी बिठाए, मुशर्रफ ने भी साथी बनाए, कोई उनका हल नहीं निकला। इमरान खान को भी टेक्नोक्रेट्स इस्टेब्लिशमेंट ने प्लेट में रखकर गिफ्ट किए थे, कोई उसका भी हल नहीं निकला। तो हल इसका निकलेगा उसी मुंतखब क़यादत से। कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, सियासी अबतरी से और टांगें खींचने से परहेज़ करनी होगी। एक निज़ाम आगे चलेगा, इंतखाबी अमल से, साफ़ शफाफ इंतखाबी अमल से एक मुंतखब क़यादत आगे आए और वो मुंतखब क़यादत ज़िम्मेदारी उठाए, अकाउंटेबल हो, लोगों को जवाब दे हो, पाकिस्तान के अवाम के सामने जवाब दे हो और वो इस मुल्क का निज़ाम दुरुस्त करे और आगे लेकर चले। इमरान खान के बयानिए में रोज़ वो यू टर्न्स तो आते रहते हैं, तो आज भी हमने कुछ उनके बयानात ऐसे रखे हैं। उनका सबसे जो अरूज था सियासत के अंदर, वो शुरू होता है 27 मार्च के जलसे में, जब वो एक यूं करके ख़त निकालते हैं कि अमरीकी साजिश आई, अमरीका ने धमकी दी है। फिर उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक भी ढूंढ लिया। जनरल बाजवा के ऊपर पूरा अटैक यही था कि अमरीकी साजिश के ऊपर, अमरीकी इशारे के ऊपर जनरल बाजवा ने, जिनको नाम लेकर पुकारते थे कि मीर जाफ़र, मीर सादक, इन्होंने हुकूमत उनकी गिरा दी। ये वो बयानिया था जिससे वो पूरे पाकिस्तान में आग लगी। फ़ौज के रिटायर्ड लोगों ने भी उनका साथ दिया, बाज़ ने, सब ने नहीं, और वो पूरा पाकिस्तान जो था वो एक लहर आई और इमरान खान को सियासी अरूज हासिल हुआ। वो बयानिया इतना बिका कि इमरान खान ने जल्दी इलेक्शंस की डिमांड करना शुरू कर दी। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि ये अमेरिका से तो शुरुआत ही नहीं थी। मेरे लिए इसको थोड़ा सा उनकी बयानिए को बदलते हुए संभालना मुश्किल है। इमरान खान के अल्फाज में सुनिए क्या कह रहे हैं। दूसरा हिस्सा इनका दहशत गर्दी के हवाले से। इमरान खान आम तौर पर हदफ़ तनकीद रहते हैं, क्योंकि ये तालिबान के दफ्तर खुलवाने से लेकर उनके लिए हर एक नरम गोशे का इजहार करते रहे। लेकिन अब अपने बयान में क्या कह रहे हैं सुनिएगा। ये वो नाक़िस हिकमत अमली थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशत गर्दी आई, जिसको इमरान खान उस वक्त वज़ारत उज़्मा में रह के जिस पॉलिसी को अप्रोच करते थे। अमेरिका ने जब यहाँ से वापस जाना था तो इमरान खान ने उनकी वापसी को कहा था कि अफ़गानों ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ फेंकी हैं। तो उसके बाद पाकिस्तानी इलाकों में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। TTP से मुज़ाकरात का आगाज़ क्या हुआ था, किन शराइत पे हुआ था, उनके बंदों की रिहाई की बातें किसने की थी और किसने बंदे छोड़ने के लिए आमादगी का इजहार किया था। इन सवालों का जवाब इमरान खान TV चैनल्स पे जैसे ये इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वैसे ही आकर सच्चाई पूरी के साथ बताएं, तो इनका अपना रोल भी और इनके बहुत सारे जो प्रमोटर्स हैं उनका रोल भी पूरी कौम के सामने आ जाएगा। आज जो शुरा हैं प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और फैसल वाडा साहब हैं सीनियर सियासी रहनुमा। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ज़ुबैर साहब आपसे शुरू करते हैं। ये टेक्नोक्रेट वाला जो बयान है, पहले तो इससे शुरू कर लें। ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, एक बहुत बड़ी एक साजिशी थ्योरी है, इसके ऊपर आपको डिस्कस करना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या वाकई आपको धक्का मारा जा रहा है? आई थिंक एक तो इमरान खान का जो, अगर आप तसलसल देखें, इवन पिछले एक हफ्ते का ही देखें ना, तो ही इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड। मतलब एज अ लीडर हु हैज़ बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, तो उनको थोड़ा सा
सोच समझ के बात करनी चाहिए जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं। आज से 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि ISI का एक नया रोल डिफाइन कर दिया, ये करप्शन को रोकने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या वो एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम भी प्रपोज कर रहे हैं। भाई ISI वाले अगर जाएंगे उनके पीछे एंड कि अगर ये कर देगा तो पाकिस्तान के तमाम मसले हल हो जाएंगे। आई एम 100% श्योर उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उनकी कन्विक्शन कैसे होगी, ISI पकड़ेगा कैसे, क्या करेगा, ये सिर्फ फाइलें बनाएगा। इट डजंट इवन नो एंड आई कैन बेट अगर उनको जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो प्रोब ही नहीं करते। ये वैसा ही सवाल है जैसा उन्होंने एक दफ़ा पहले कहा था कि ISI गुफ्तगू रिकॉर्ड करती है तो ये जो करप्ट लोग होते हैं उनको परेशानी होती है। मैं तो साफ शफाफ तो वो रिकॉर्ड करते हैं तो मुझे क्या मसला है। लेकिन ये तो बहुत ही डेंजरस है ना आगे जाके। एक तरफ टेक्नोक्रेट्स के ऊपर पहले बात करें। टेक्नोक्रेट्स का वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जी फवाद चौधरी ने भी आज बयान दिया इसके ऊपर। नहीं मतलब उसने मजम्मत करते हुए किया ना कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाई जाने का प्लान बन रहा है, लेकिन वो निशानदेही तो कर रहे हैं ना। हाँ, बट आपने उसको खुद ही सम अप कर दिया था मेरा ख्याल है। ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस एंड एटलीस्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ PMLN मैं कह सकता हूँ कि जी हमारे लिए तो बिल्कुल ये काबिल कबूल नहीं होगा। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान कोई लेबॉर्ट्री नहीं है जहाँ हर थोड़े साल के बाद एक एक्सपेरिमेंट हो। अभी हाइब्रिड रजीम फेल हुआ है, उसका सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम फेल हुआ है। उससे पहले मार्शल लॉ फेल हुआ था, उससे पहले 58(2)B से हटा के एक्सपेरिमेंट्स किए गए। आई मीन दिस इज़ नॉट अ लेबॉर्ट्री। सस्टेनेबिलिटी जो आपने कहा ना कि हमारा भी PMLN का भी मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि हमारा क्या नज़रिया है। हम ये कह रहे हैं कि हम ये जो अभी जितने भी मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, और आपने कहा भी इकोनॉमी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मुश्किल फ़ैसले की उसी वक्त बेनिफिट होगा जब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ होगा बियॉन्ड द इलेक्टोरल प्रोसेस, वरना तो फिर आपके फिर वहीं वापस हम आज वाडा साहब से पूछते हैं। वाडा साहब ये मुख्तलिफ ऑडियोज़ भी आ रही हैं सामने, तो एक फवाद चौधरी की ऑडियो है जो जुल्फ़कार के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। ये बरतानिया के अंदर जो केस चल रहे थे उसमें भी जुल्फ़कार का शरीफ फैमिली के साथ ताल्लुक़ के हवाले से चीज़ें सामने आती थी। पॉलिटिकल फोर्सेस चाहे बिहाइंड द सीन गुफ्तगू करें, मैं उस ऑडियो को रखा नहीं हुआ, सुनवा भी सकते हैं उसके अंदर, या ऑन टेबल पे बैठ के करें। बेहतर तो यह है कि पार्लिमान में चले जाएं, किसी कमेटी लेवल पे डिस्कस करें, ताकि ये टेक्नोक्रेट्स टाइप जो चीज़ें हैं ना ये डिस्कस होनी बंद हो जाए। तो इमरान खान को कुछ लोगों को ये मैंडेट देना पड़ेगा। शाह महमूद बैठे हैं, असद उमर बैठे हैं, फवाद बैठे हैं, परवेज़ खटक बैठे हैं, खुद इमरान खान बैठे हैं, ताकि तरीकाकार ये तो अब पता नहीं तहरीक इंसाफ को इन्होंने, मैं वही सोचा था आपने इंट्रोडक्शन इनका क्या करवाया, कहते कहते रुक गया था क्योंकि अब ये तहरीक इंसाफ से निकाले जा चुके हैं ना। नहीं, खुद अपने आप को क्या समझते हैं? ये अपने आप को प्रेसिडेंट PTI समझते हैं, चेयरमैन PTI। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो ये कि जिस वक्त मैं पार्टी में आया था तो हमारी पार्टी में ये मुनाफकत सिरे से ही नहीं थी। तो ये मुनाफकत है कि आप पीठ पीछे पसे पर्दा होके बातें कर रहे हैं और बाहर आके आप मौला जट बन रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार ना हमने सीखा था ना देखा था। ये हमारे PTI में जब मैं तो जो फवाद चौधरी की ऑडियो है ये उसी मुनाफकत का एक निशान है। देखिए फवाद चौधरी के बारे में मैं थोड़ा सा एहतियात इसलिए करता हूँ कि मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है। मैं आप किस को इस जुमरे में शामिल कर रहे हैं? मैं इसको इसी जुमरे में शामिल करूँगा कि उसका पॉलिटिकल एक्यूमेन बड़ा अच्छा है, लेकिन वो भी किस पटरी पे चल रहा है मुझे उसकी भी सियासत। आपने जिनको कहा ना मुनाफिक आ गए हैं, अब उसके अंदर आप उसमें किस किस को शामिल कर रहे हैं? देखिए मुनाफिकों का तो जो खान साहब के इर्द गिर्द सांपों का टोला है और कीड़ों का टोला है वो सारा मुनाफिकों का है। उनका बोल ही नहीं, मतलब इवन जुबैर साहब जो है ही इज आल्सो आस्किंग कि वो सांप है, कौन नाम, 2-4 नाम तो ले लें। देखिए जुबैर साहब को तो खैर एक बहुत करीब से पता होगा मुल्क के लिए, वो तो घर से शुरू होती है चीजें, तो वो मैं क्या बताऊँ मुझसे आगे। एक तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, वजाहत मैं नहीं मांगूंगा उसकी, मैंने भी कितनी कहा, घर में बहुत मैं सारे नाम लोग नहीं पूछूंगा, जानने वाले होते हैं, अपनी नाम पूछूंगा, दूसरे का भी इशारा करते समझने में। देखिए दूसरा मैं नदीम मलिक साहब देखिए जुबैर साहब ने जो बड़ी अच्छी बात की ना, और मैं समझता हूँ कि जुबैर साहब जैसे लोगों को भी रोल मिलना चाहिए, और मैं सरप्राइज हूँ कि ऐसे काबिल इंसान को क्यों नहीं रोल मिला। मुखालफत अपनी जगह पर है, सियासी टेक्नोक्रेट्स, हाँ, लेकिन जुबैर साहब ने जो कहा ना लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान, ये बिल्कुल लेबॉर्ट्री है। और अभी एक और एक्सपेरिमेंट हो रहा है इनकी हुकूमत को लाकर, PDM को जो लाया गया है वो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कौन लाए? मतलब वजूहात, हालात और लेबॉर्ट्री के जो तजुर्बेकार लोग होते हैं। सर अमेरिकी साजिश थी, डोनाल्ड डू लेकर आए, जनरल बाजवा लेकर आए, जनरल फैज ने इनको बिठाया, किसने बिठाया? देखिए नदीम मलिक साहब, ये बड़ा ही घटिया तरीक़ेकार होता है कि जब एक आदमी कुर्सी से उतर जाए आप उसका नाम लें और उसके बारे में बातें करें। मैं समझता हूँ नर आदमी वो होता है जो कुर्सी पर आदमी बैठा हुआ और उसको टेक ऑन करे। किसने बिठाया? ठीक है,
वजूहात, हालात, हमारी अपनी भी कोताहियाँ, हमारे अपने ट्रस्ट एलिमेंट्स, हमारे अपने फेवरेट्स के लिए बहुत सारे गलतियाँ हमने की। उन गलतियों का बेनिफिट सबने उठाया। फिर इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने उस साजिश को मज़ीद साजिशी किरदार बनाकर एक सिचुएशन क्रिएट की, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। दोनों तरफ जो हमारी एक बड़ी अच्छी रेपो थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और होनी भी चाहिए थी, उसको ख़राब किया। आपके ख्याल में क्या वजह बनी जिससे इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई इमरान खान की? क्योंकि सेम पेज 3 साल 3.5 साल रट गए, आप पूरी पार्टी आपकी जो थी ना और कुछ कहती नहीं थी। देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखिए इमरान खान साहब की एक तो पॉपुलैरिटी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है जी। मुल्क के आज वो सबसे बड़े लीडर हैं और इसके अंदर कोई डिनाइल होना नहीं चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो पीडीएम की नफरत है वो लोग भी इमरान खान के कैंप में जा चुके हैं, ठीक है। सो अगर पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की से अबाउट डिबेट के लिए 10 में से 6 थी तो 8 पे इसलिए आ गई, 9 पे इसलिए आ गई कि इनकी मुखालफत में जो लोग थे, जो पीपल्स पार्टी से मुखालफत थे, शहबाज शरीफ और जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, ये काबिल कबूल नहीं है पॉपुलरली। देखिए ये तो इमरान खान को और ज्यादा सपोर्ट हासिल होगी 100%। ये आपकी बात अगर हो गई तो इसी बिना पे अब टेक्नोक्रेट्स की सोच आ रही है कि इनको हटा के टेक्नोक्रेट्स बिठा दें। नदीम मलिक साहब, मैं आज के दिन तक तो आपको बता सकता हूँ कि ऐसी कहीं कोई ऐसी सोच नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ है। ये गॉसिप बेस्ड हमारा मुल्क बन गया है, स्पेकुलेशंस पे हम चलते हैं इस्लामाबाद में। तो इस्टेब्लिशमेंट में ये सोच नहीं है कि कहीं किसी जगह पे भी नहीं है। शब्बर जैदी साहब ने इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने कहा महीना रह गया बस। देखिए शब्बर जैदी साहब जो हैं वो एक जब वो आए थे, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था उसी दिन मैंने खान साहब को जाएगा था कि जो थोड़ी बहुत जगह है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकवरी हो रही है वो ये लुटिया खुद बोल देगी, क्योंकि वो रिश्वत को इंट्रोड्यूस करने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो खुद थे, ठीक है। शब्बर जैदी को कह रहे हैं? हाँ, मैं शब्बर जैदी को कह रहा हूँ, मुंह पे भी कह चुका हूँ, मुझे कोई डर नहीं नदीम मलिक साहब, मैं खुल के बात करता हूँ, ठीक है जी। जो इनकम टैक्स में रिश्वत चलाते थे, जिन्होंने इसको मुतारिफ कराया, वही आके हेड बन के बैठ गए, इसलिए उनके इनकम टैक्स के लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है। और शब्बर जैदी की पॉलिसियाँ जो उसने फिगर्स दिए थे वो तो उसका कोई परसेंटेज भी नहीं रिकवर कर सके थे। शब्बर जैदी की तो कोई बात करता ही नहीं। मतलब आई थिंक कि उन्होंने जो सेहत की बात की, बुजुर्ग आदमी, इसलिए एहतियात से बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ही रियली नीड्स हेल्प। पीटीआई के नंबर से ज्यादा परेशानी होना चाहिए। वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख, वो तो आपके इनकी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, वहाँ से ये भी आए हैं और इनके घर में बहुत सारे लोग आए हैं। उन्होंने तैयार किया हुआ है जिनको आप बार-बार इशारा कर रहे हैं। हमेशा होता है ये प्रोजेक्शन इतनी बड़ी होती है और उसके अंदर कोई काम दम नहीं होता। 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर थे। अब इमरान खान साहब तो लीडर है ना, उनको तो नहीं पता 50 लाख घर में 5 लाख घर नहीं बन सकते थे 5 साल में। 50,000 घर नहीं बन सकते थे। सर ये तो बता दें कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बताया जाता है कि 50 लाख को 50 करोड़ कर दो। सर पीटीआई का मैनिफेस्टो किसने लिखा था? नाम तो बता दे। असद। कौन है? इकोनॉमिक प्लान। आपके कौन है? इकोनॉमिक प्लान कौन है आपके? भाई है। ऐसा खुल के बोले, नाराज होकर बोल रहे हैं? नाराज होकर नहीं बोल रहा। ये जो कुछ इन्होंने पहले जुमलों में बोला था ना, आप पूछ रहे थे, आप नहीं मैं दोहराऊंगा। उसी वक्त मैंने ये, मुझे तो डेट याद है, जुलाई 9, 2018 को दोनों भाइयों ने मिलकर तो किया था। नहीं, 2018 को किया था। तो 50 लाख का घर का मतलब मैंने उसी वक्त कैलकुलेट किया था। इट मींस 83 हाउसिंग यूनिट्स पर मंथ फॉर कंसिस्टेंटली फॉर 60 मंथ्स। इसका मतलब तकरीबन 3000 घर पर डे। 3000 तो फाइलें नहीं मूव कर सकते, नहीं कर सकते ना, आप भी वजीर रह चुके। 3000 मतलब 30 फाइलें नहीं मूव कर सकते। यहाँ ये कमिटमेंट कर रहे थे। अच्छा, उसका पैसा कहाँ से आएगा? वो मैंने कैलकुलेट किया कि अगर वो 10 लाख का भी घर होगा ना तो $180 बिलियन पाकिस्तान नीड्स, विच मीन्स 300 बिलियन की आपकी टोटल इकोनॉमी है, 180 बिलियन आपको चाहिए। सर वैसे उसमें से $190 मिलियन तो इमरान खान ने दे दिया। इनके जो वॉल स्ट्रीट जर्नल और पता नहीं कहाँ से जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे, नो वन वाज क्वेश्चनिंग कि भाई ये कहाँ से। वैसे एक बात सर बताइएगा कि ऐसी प्रेजेंटेशन की वजह से एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बिठा भी चुके हैं आप लोगों में से कोई। ये अभी आप नहीं, ये अब आपको नहीं कहना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। आपके सवाल की मजम्मत की जाती है। मैं उसकी वजाहत करता हूँ। ये मेरा ख्याल है असद की बात कर रहे हैं। असद was an outstanding corporate leader। अच्छा, एग्रो में और in the business world आज भी ये काबिल मजम्मत है। एग्रो जो आज आसमान से बातें कर रही है उसमें आपकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन आप ये कह रहे हैं? फैमिली का नहीं, मतलब भाई है ना, आपका फैमिली है ना। भाई असद was a career, he had a career with नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं। एक्सॉन जॉइन किया था। फैसल वाडा साहब, आपके सवाल की कमेंट की मैं मजम्मत करता हूं यार, लेकिन मैं आपको एक परवेज लाई साहब का असल गुफ्तगू की तरफ लाते हैं ना, आप उनको तंग कर रहे हैं। परवेज लाई साहब को एक स्टेटमेंट सुनाए, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम और असम्बलियों का डिसॉल्व करना ये इमरान खान की हिकमत अमली का हिस्सा था, जिसको मेरे ख्याल में वो पूरा करते हुए बहुत ही मुश्किल पेश आएगी। दिखाइएगा। हमारा
फैसल वाडा साहब, ये जब उन्होंने इंटरव्यू दिया उससे पहले खबर ये थी कि वो पिंडी इस्लामाबाद का फेरा लगा के गए हैं परवेज़ साहब, और काफ़ी उन्होंने मीटिंग्स की हैं, और मीटिंग्स के बाद जो उनका माइंड हमें काफ लीग के और बाकी लोगों से पंजाब से पता चला था यही था कि वो कह रहे हैं कि नहीं अप्रैल तक तो असम्बली तोड़ने की बात भी नहीं करनी, ये असम्बलियाँ जल्दी नहीं तोड़नी। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कह दिया कि 3-4 माह असम्बलियाँ नहीं तोड़नी। सॉरी, मैं एक चीज़ सिर्फ कह दूँ कि उन्होंने कहा हमारा एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता कभी नहीं टूटा। फैसल वाडा कभी नहीं टूटता। तो इनको चाहिए PML क्यों जाएं, दैट इज द प्लेस। नहीं सर, वैसे तो ये नून लीग उससे ज्यादा बेहतर है इस मामले में। आपका भी राब्ता कभी नहीं टूटा, जब टूटता है तो तब आप सड़कों पे आते हैं, जनरल बाजवा आप जवाब दें, उसके बाद फिर नहीं कभी नाम लिया। फैसल वाडा, देखिए नदीम मलिक साहब, फिर आपने मुझसे बड़ा मुश्किल सवाल किया। फिर मेरा सियासी दोस्त नहीं है, परवेज साहब की मुलाकातें रंग लाएंगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि परवेज इलाही साहब या मोहनस इलाही जो मेरा दोस्त है बहुत करीबी और सियासी एतबार से हट के रहे, सियासी दिमाग रखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो कोशिशें कर रहे हैं उससे PTI को कोई समझ आएगी, क्योंकि PTI के अंदर जो कैंप है एक फिर इमरान खान साहब को मिसगाइड कर रहा है पंजाब के हवाले से भी। और मिसगाइड कर रहे हैं यार, इमरान खुद नहीं सियासत देखते समझते, वो इमरान किसी की बात मानते भी नहीं। आप ये सोचते हैं जाके कैसर उमर और शाह महमूद और डॉक्टर आरिफ भी उनको बताते हैं और वो कहते हैं ओके सर। देखिए वो इमरान नहीं मानते। इमरान खान साहब बड़े सादे आदमी, इस मामले में इस पर कोई शक दो राय नहीं होनी चाहिए। वो और बात है कि इतने बड़े लीडर को ऐसे दोहराए पे ला के खड़ा कर दिया है इन सब ने मिलकर, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी कुछ लोगों की एक क्वालिटी होती है। और जैसे जुबैर साहब ने अभी बातें की कि जिस कंपनी का नाम लिया वो आसमान से बातें परवेज लाई असम्बली तोड़ेंगे नहीं, असद उमर को अटैक नहीं करना। परवेज लाई असम्बली तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? देखिए सर, परवेज इलाही साहब अगर समझदार होंगे तो इमरान खान साहब की मदद करेंगे और अपनी सियासत भी बचाएंगे। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया तो उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, और वो सरप्राइज़ मैं नहीं चाहता कि मेरी अपनी नाकस राय के अंदर मैं अपने दोस्त के लिए और उसके वालिद के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा या चाहूँगा कि वो ऐसे काम तक ना जाएं और असम्बलियों को बहाल रखें और इंतज़ाम को चलाते रहें। क्योंकि अगर इतने कॉन्फिडेंट होती ही PTI तो सबसे पहले फिर KP के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, फिर KP के तोड़ देती। नहीं, KP नहीं तोड़ेंगे, वो पंजाब से जब तक निकलेंगे नहीं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे परवेज लाई? नहीं ले सकते, सवाल ही पैदा नहीं। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब जुबैर साहब आपको देना चाहिए। आप पंजाब में आपकी पावर बेस है और पंजाब के अंदर ही जो कुछ हो रहा है उथल पुथल उसी के अंदर पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ है। आपके पास क्या है? हमारे पास तो बड़ी क्लियर है। इन्होंने खुद पहले फायर किया, वो बैकफायर हो गया। वो बैठे हुए थे, अगर इमरान ना ऐलान करते तोड़ने का तो परवेज इलाही चलते रहते। ऐसे ही था ना, ऐसे ही माहौल था। ना ही हम कोई अटैम्प्ट कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स के इनकी हुकूमत का तख्ता किया जाए एंड सो ऑन। हमारे लिए तो ये बल्कि बेहतर हो गया था कि ये एक्सपोज होते चले जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पुअर डिलीवरी एंड एवरीथिंग। फिर जब इन्होंने ऐलान किया तो हमने कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब आपके पास थे ही नहीं 187 या 188 मेंबरान, और वो नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल, तो फिर आप तो खुद फंस गए। 187 उनके हैं, सिर्फ एक सूरत में नहीं है कि अगर PTI के 15 लोग उस दिन वोट डालने ना आए। नहीं ना आए तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, वो नहीं आएंगे, क्रॉस तो नहीं करेंगे। 15 लोग गायब हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा लोग फेंसेस पे खड़े। नहीं 15 भी हों या 10 भी हों, वो विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो वो क्रॉस तो नहीं करेंगे ना। वोट तो नहीं काउंट होता, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के नंबर नहीं पूरे होते, नहीं होते। तबीयत खराब हो जाती है जुबैर साहब। हाँ, तबीयत खराब हो कॉन्वोकेशन होती है, डिग्री लेने बेटे बाप को जाना पड़ता है, तो वो नहीं ले सकेंगे। 15 बंदों का है नंबर जी, वो नहीं ले सकेंगे। अब जाहिर सी बात है, आज भी मोहनिस का मैं सुन रहा था कि इमरान खान से आज शायद मुलाकात हुई है उनकी 3-4 हो चुकी हैं, क्योंकि दोनों कोशिश कर रहे हैं कि बंदे पूरे कर लें, और वो कह रहे हैं कि जी बंदे पूरे हो जाएंगे और बड़े आराम से हम ले लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई डाउट इट कि दैट विल बी द केस। द ओनली थिंग इज जो इमरान खान रियलाइज नहीं करते, और इमरान खान करते हैं या नहीं करते, इमरान खान पाकिस्तानी सियासत को हिजानी कैफियत में रखना चाहते हैं। वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर रखना चाहते हैं, एंड दैट इज़ द वे ही थिंक्स कि उनका सर्वाइवल है टिल द इलेक्शंस। वो जब भी हों, तो पंजाब में जो पंगा अभी उन्होंने लिया है, ही इज़ वेरी हैप्पी कि जी अभी ये होगा, अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए होगा, एक हिजानी। देखिए, इमरान ने सियासी इकोनॉमी और सफर करेगी इस प्रोसेस में, सियासी बेयकीनी बरकरार रखनी और खुद को उन्होंने लाइमलाइट में रखना है। आपको उन्होंने कदम नहीं रखने देने। आपकी कमजोरी ये है कि आप कदम जमाने के काबिल नहीं है। कदम जमाने के काबिल नहीं। देखें नदीम, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं पहले दिन से इस पर क्लियर था। कोई भी सियासी हुकूमत 5 साल का जो पीरियड होता है उसके आखिरी 1-1.25 साल के लिए आए, तो उसके लिए मईशत के हवाले से
इतने टफ चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान वाज ऑलरेडी इन द IMF प्रोग्राम। क्यों आपके ऊपर सर मतलब किसी ने दावत थोड़ी दी थी, खत लिख के बुलाया था आपको? नहीं, साहब आप हुकूमत संभालने, हमसे नहीं चल रही। हमारी अपनी चॉइस थी। यू मेड अ चॉइस, वी मेड अ चॉइस। उसमें देखें एक चीज़ होती है, इट इज़ एनी पार्लियामेंट चाहे हिंदुस्तान की होती या UK की होती, उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये लास्ट ईयर है या फर्स्ट ईयर है। अगर आपके पास 172 नंबर हैं जो थे, जो MQM और बाप पार्टी जो इनके साथ थी वो हमारे साथ आ गई, इसमें तो कोई शर्माने की बात नहीं है कि वी वांटेड टू गो फॉर वोट। जो एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे तजर्बात नाकाम हुए ना रिसेंट पास्ट में, उसमें एक तो इमरान खान का तजर्बा है, उसने हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ भी तल्लुकात का बेड़ा गर्क मार दिया। अमेरिका से नाराज़ी, सऊदी अरब जिसको हम हर आड़े वक्त में जाके पैसे मांगते थे उससे भी नाराज़ी, और एक उनका जो सबसे ताज़ा तरीन नाकाम तजर्बा है वो मरकज़ में शहबाज शरीफ और पंजाब में उनके साहबजादे हमजा वाला तजर्बा है। इससे बेहतर भी सोची जा सकती थी। मुझे नहीं समझ आई कि ये सोच क्यों सोची गई। लेकिन नदीम साहब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देखें जो मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है, ऑन अ सीरियस नोट, PDM जो तबाही लेके आई है और डॉलर जहाँ ले गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, नहीं कर पा रहे। मैं ज़ुबैर साहब इकनॉमिक्स में से बहुत सी तरह जानते हैं, इनसे पूछ लें आप, अभी कोई हल है इनके पास? कोई हल नहीं है। जब हम पावर में थे तब भी हमारी मदद मुल्क के अंदर जब मुश्किलात आई, इसमें कोई डिनाइल नहीं होना चाहिए, कोई झूठ नहीं होना चाहिए, तब भी फौज खड़ी थी हमारे साथ भी। पाकिस्तान को बहुत इकोनॉमिक हालात के अंदर बॉर्डर्स के ऊपर या दहशतगर्दी की सिचुएशन में उस वक्त आर्मी की सपोर्ट थी हमें। पैसे भी जो हम लेके आए वो आर्मी की सपोर्ट उसमें हमारी शामिल थी। आर्मी पहले जाती थी फौज, और उनके बेस के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर और दूसरे मुल्क। सर रियलिटी ये थी कि इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था तो उन्होंने उसको घड़ी और तोहफे दे के वापस भेज दिया था। 4 आने की कमिटमेंट नहीं थी दी। खशक जी का वाकया हुआ था, फिर DGI को विजिट करवाया गया, फिर आर्मी चीफ ने विजिट किया, फिर एक $10 अरब का पैकेज कतर, UAE, सऊदी अरब और चाइना से मिलकर निगोशिएट किया गया। इनकी फेलियर के ऊपर भी इस मुल्क को फिर इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए फिर फौज अपना रोल प्ले करेगी। मैं एक ब्रेक पे जाना है, फौजी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर फिर कोई पैसा मिलके ब्रीदर मिलेगा, वरना इनके हाथ आप फिर मुल्क दे दे तो 30 साल से नहीं हाथ मुल्क है ना, तो 30 साल में जो नहीं कुछ कर सके आप क्या कर सकेंगे? मैंने एक ब्रेक पे जाना है, इसको कंटिन्यू करते हैं ब्रेक की वापसी पे, क्योंकि दोबारा एक $10 अरब $12 अरब की पैकेज की जरूरत है। अब जनरल आसिम मुनीर का विजिट होगा और उसके बाद हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का भी क्रेडिबिलिटी है, और दोबारा एक 10 से $12 अरब का पैकेज निगोशिएट किया जा सकता है, जिसमें ऑयल की मौखर अदायगियों के ऊपर फराहमी वो भी शामिल है। $2.5 अरब की। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे तफसील से बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज कराची में एक वाक़या हुआ है जिसमें आमिर नामी एक नौजवान को पुलिस वालों ने पीछा किया उसका बाकायदा, और उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाके उसको 2 गोलियां मारी हैं। मैं ये बात अभी तक हज़म नहीं कर पाया कि उस पुलिस के नाके से अगर उसने नाका तोड़ा है या उसका कोई सिग्नल है तोड़ा है, उसके पीछे जाके उसको गोलियां क्यों मारी हैं। तो इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके पीछे मुलव्वस थे एहलकार, कुछ तो पकड़े गए, उनको सख्त तरीन सज़ाएँ देनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको आप टॉलरेट कर ही नहीं सकते। आमिर की वालदा इस वक्त हमारे साथ हैं, करीमा बीबी। करीमा बीबी, अल्लाह पाक आपको बहुत हौसला दे, मैं इसके अलावा कुछ और आपके लिए कह नहीं सकता। अल्लाह पाक आपके बेटे के दर्जात बुलंद फरमाए और आप सारी फैमिली के लिए आसानी फरमाए। हुआ क्या है एग्जैक्टली, आप ही की ज़बानी जान लूँ कि क्या वजह हुई कि वो पीछे तक आए और आके अपार्टमेंट बिल्डिंग में गोलियाँ मारी? मेरे हस्बैंड को 22 नवंबर को फालिज का अटैक हुआ है। उसके बाबा अभी तक भी बीमार हैं। तो ये वैसे खुद आमिर फिशरी में काम करता है, ठेके के हवाले से वहाँ पे फिशरी जाता है। तो 1 महीना हुआ है ये अपने बाबा के साथ लगा हुआ है। बाबा को फिजियो कराना, वॉक कराना, दवाएं देना, उठाना, जिस तरह एक जो पड़ा हुआ बिस्तर पे शख्स होता है तो उसकी पूरी खिदमत करना बाबा के लिए। कि अम्मी जब तक बाबा सही नहीं होंगे मैं काम पे नहीं जाऊँगा। मैंने कहा बेटा आपकी मर्ज़ी। फिर एक दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ तो वो सुबह को बाबा के साथ गया था, बाबा को वॉक करा के आया। फिर बाबा को किरण भी बाबा को बाहर लेके जाऊंगा तो बाबा का माइंड फ्रेश होगा, तो वॉक करवाऊंगा तो जल्दी चल सकेंगे। फिर जब ये लोग गए तो 4 बजे वहाँ से आए वापस। 4 बजे वापस आए तो मैंने बोला बेटा इतना देर क्यों किया? तुम्हारे बाबा ने अभी दवाई भी नहीं ली है, और आपके बाबा की दवाएं जो है ना, आपके भाई ने रात के टाइम मुझे कहा था कि अम्मी बाबा के लिए मैंने दवाएं, कुछ फ्रूट, मिनरल वाटर की बोतल वगैरह मैंने लेके रखे हैं, आमिर को भेज देना लेके जाए। मैंने कहा बेटा आप ऐसा करें, अभी आए हो, बाबा को पहले तो मैं दवाई नहीं दे सकती ना, ये चीज़ें जाके ले आओ, बाबा को कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर इसको दवाई दूंगी। आप जाना और जल्दी जाना,
क्योंकि मेरा बेटा जो है ना छिपा और एदी के नाम से मशहूर था पूरे मोहल्ले के लोगों के लिए, गैरों के लिए, हर किसी के लिए ऐसा हमदर्द था कि सारे लोग मुझे नहीं मेरे बच्चे के ज़रिए मुझे जानते थे। तो ये गया निकला तो इसका दोस्त एक आया हुआ था, तो उससे बोला कि यार मैं भाई के घर में जा रहा हूँ दवाई लेने, वो चीज़ें लेने, तो आप मेरे साथ चलो। तो उसके साथ बेटी भी दिख रही है, आपकी बेटी वैसे रो रही है चीज़ लेने के लिए, चलो मेरे साथ चलो, चीज़ भी दिलाते हैं और भाई के घर से ये चीज़ें बाबा के दवाएं वगैरह चीज़ें लेके आते हैं। तो जैसे ये बशीर विलेज से निकले जोरमोर की तरफ, तो अलादीन से आगे एक अपार्टमेंट आता है जिसको लाल फ्लैट कहते हैं। तो वहाँ पे शाइन फोर्स के 3 अफराद पुलिस वाले, जो 2 बाइकों पे, एक बाइक पे 2, एक बाइक पे 1, तो वो इनको आमिर को इशारा किया कि रुको। तो आमिर ने बोला मैं क्यों रुकूं? उसने बोला यार, दोस्त ने बोला आमिर इशारा कर रहा है रुकने का, कहले छोड़ो इनका काम है, ये कुछ पैसे वैसे लेंगे, छोड़ो। अम्मी ने बोले जल्दी जाओ और जल्दी आओ, मैं जल्दी में हूँ, बाबा को खाना खिलाना है, दवाई अम्मी बाबा को खिलाएंगे, जल्दी चलो। तो ये निकले, इसने कोई इतनी बड़ी बात समझी नहीं, जो इसने रोका नहीं और डायरेक्ट लाल फ्लैट और नौमान एवेन्यू बिल्कुल करीब है, 5 मिनट का भी फासला नहीं है। तो वहाँ से इसने किक मारी, डायरेक्ट वो नौमान एवेन्यू में गए जहाँ पे आमिर का बचपन गुजरा। आमिर जब 3-4 साल का था, पूरे नौमान एवेन्यू के लोगों से पूछें, आमिर 3-4 साल का था जब हम वहाँ रहने गए। 20-25 साल हम वहाँ रहे और सारे पूरे अपार्टमेंट के लोग। पुलिस वाले ने वहाँ आके इसको क्यों गोली मारी, क्या वजह हुई? इसने आमिर ने उसको बताया, कुछ बात की उसने उनसे? नहीं, आमिर ने कुछ भी नहीं बोला। आमिर का कसूर ये है कि आमिर नहीं रुका और मैंने उसको बोला कि बेटा जल्दी जाओ, जल्दी आओ, तुम आधे घंटे के काम के लिए रास्ते में दोस्त मिलते तो 2-2 घंटा ज़ाया करते हो, बाबा को दवाई खिलाना है, मेडिसिन देना है, जल्दी भाई के घर से चीज़ें ले आओ बाबा को, तो ताकि पुलिस वाला पीछे इसके घर तक पीछे आए पुलिस वाले दोनों? जी, नौमान एवेन्यू के गेट के अंदर आए और नौमान एवेन्यू के गेट से ई ब्लॉक का फासला काफ़ी 5 मिनट का है, काफ़ी थोड़ा अंदर है ई ब्लॉक। तो वहाँ तक इसके पीछे आए। आमिर ने ई ब्लॉक के अंदर गाड़ी पार्क की, तो आमिर जल्दी यानी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तो आमिर ने देखा, आमिर को बोला रुको। आमिर ने बोला क्यों रुको? वो जा रहा था। पहले आमिर के पैर में इन लोगों ने गोली मारी, ऐसे जैसे जानवर को नहीं मारते, जैसे सुअर कोई हराम जानवर होते उसको मारो और गिराओ, कचरे में डालो, इस तरह मेरे बेटे को मारा। और मेरे बेटे ने ये हाथ भी हिलाया कि अब मुझे नहीं मारो, अब तुमने इसके पैर में मारा, बकौले आपको ये इसकी ज़रूरत थी, अगर ये मुजरिम है, कुछ भी ये मुलजिम है, तो आपने पैर में गोली मारा तो वो वहाँ पे बैठ गया, तो अब उसको जाकर पकड़ो ना, उसको अरेस्ट करो ना, फिर आपको दूसरी गोली मारने की ज़रूरत क्या है? फिर दूसरी गोली मार के मेरे बेटे को ऐसा जानवरों की जैसा कोई जानवर, जैसे कोई बैल को, जैसे बकरी को ज़िबा करते हैं, ऐसे सीढ़ियों पे मेरा बेटा लेट गया और मेरे बेटे के हाथ पैर को यूं उठा कर यूं कर रहे, देख रहे हैं। फिर जब इसने तीनों वहीं थे, जब इसने ये इस तरह कर रहे थे तो नौमान एवेन्यू के सारे लोग आए बोले यार इसने ये आमिर है ये। फिर इसने देखा कि अबे ये बंदा, ये लड़का तो यहीं का है, तो अब क्या करें? तो इन्होंने बोला कि अब तो ये मामला ख़राब हो गया। अब ये तीनों पुलिस वाले वहाँ से अजीज़ भट्टी के ये तीनों भाग गए। अगर तो तुम लोग को ये वांटेड था, आप लोग को इनको पकड़ना था, तो आप लोग भागे क्यों? इनके साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया? आप लोग क्यों भागे वहाँ से? क्यों भागे? क्योंकि वो तुम्हारा बेटा नहीं था वो। अल्लाह पाक आपको बहुत हौसला दे और इस प्रोग्राम की वसातत से आपने पूरा वाक़या भी सुनाया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस कंडीशन में भी आपने ये बात हमारे साथ की। और शायद वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला के लिए, सारे लोग जिनको मुंतखब करके लोगों ने ज़िम्मेदारी दी है, उनका इम्तहान है कि ऐसे वाक़यात में इंसाफ करें, इस माँ की फरियाद सुने और इंसाफ दें। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, आपने सेनेट से इस्तीफ़ा क्यों दिया? नदीम मलिक साहब, देखिए, एक तो ये कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इमरान खान साहब का कि वो वसीला बने, मुझे एज अ वज़ीर मुल्क का सर्व करने का मौका मिला, वफाकी वज़ीर, MNA बना मैं और सेनेटर बना। जो दर्स अखलाकियात का मुझे खान साहब ने सिखाया, एटलीस्ट मुझे तो 15 साल में वो याद हो गया। तो अखलाकी तौर पे मॉरली मेरी बाइंडिंग नहीं थी कि मैं वो इमरान खान साहब की
पार्टी की सीट रखूं, क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, तो उनकी सीट भी उनकी अमानत थी। दूसरा ये कि जो मेरे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी के अंदर जो मैं पेश हुआ था, उसके अंदर भी ये बात हुई थी, तो जो मेरे जो फ़राइज़ थे वो मैंने पूरे कर दिए। मैं नहीं समझता कि लीगली तो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन मॉरली अखलाकियात के दायरे के अंदर मैं वो सीट मुनासिब नहीं थी मेरे लिए रखना। अब ये बता दें आखिर में कि ये हुकूमत कब तक चलनी है, कब केयर टेकर्स आने, निगरान कब आने? देखिए जी, अगर तो हमारी मेरी साबका पार्टी की अगर अकल में कोई भी बात आ गई तो शायद अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएं, लेकिन शायद अक्टूबर में हो जाए। अगर यही सिलसिला जो तजर्बेकार लोग टीम उनके साथ है, खान साहब के साथ, जिस डगर पे वो ले जा रहे हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन सर पे खड़ी है, दरवाजे के ऊपर है, और जिस डगर पे हम चल पड़े हैं उस डगर पे तो चलते रहे, तो फिर इलेक्शंस तो मुझे अक्टूबर में भी नज़र नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, सर पे खड़ी है। इसमें तो अब नदीम मलिक साहब, कोई इमरान खान साहब जैसे स्टैचर के बड़े लीडर से वो काम करवा दिए कि उस दरवाजे के उस, देखिए जो बातें मैंने की थी नदीम साहब, वही सारी बातें आज खान साहब 6 महीने बात कर रहे हैं। साइफर की बात मैंने की थी, उससे वो हट गए। फौज लड़ाई का मैंने कहा था हम ना करें, वो उससे वो हट गए। तोशा खाना वाला केस सर पड़ सकता है, या फॉरेन फंडिंग वाला केस भी है, तोशा खाना केसेस भी। और देखिए, जब आप पावर की पोजीशन पे होते हैं ना, तो अक्लमंद आदमी अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करता है, टेबल पे बैठता है और एक फैसला करता है। ये जो टके टके के लोग साइड पर रखे हुए, उनके मशवरों पे चलकर खान साहब ने क्या पाया, जो चीज़ें कारपेट के अंदर दफन थी वो बाहर आ गई, सरफेस पे आ गई। इस मुल्क का एक अलमी है, इस मुल्क के अंदर जब चीज़ें छुपने पे आती हैं तो बड़े बड़े हाथी छुप जाते हैं कारपेट के नीचे, और जब खुलने पे आती है तो दुम भी बाहर निकल आती है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं सर। ये बता रहे हैं कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा है। नहीं, लेकिन उसके बाद आपने नोट नहीं किया, एक और बात भी उन्होंने की थी, तो फिर तो अक्टूबर में भी नजर नहीं आ रही। वो तो इंतखाबात वाली तो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट। मेरा ख्याल है, आई डोंट थिंक सो वो उसमें कोई जान है कि अक्टूबर में नहीं हो सकेंगे। क्यों नहीं हो सकेंगे सर? आपकी जमात का इसमें रोल बड़ा अहम होगा अगर अक्टूबर से आगे जाते हैं। आपने जब भी डाल ली तो फिर चाहे, देखिए आइन में इसकी गुंजाइश है। एक बार जुबैर साहब, दूसरा ये कि देखिए, अगर इस तजुर्बे के अंदर अगर ये तजुर्बा करना ही था और मजबूरी थी और सर पे आ पड़ी थी और कोई आफत आ रही थी, तो खाकान अब्बासी जैसे लोग, मेरे बड़ी बड़ी मुखालफत है उनके साथ, लेकिन वैसा चेहरा भी अगर होता है, लेकिन आपने एक स्टैम्प्ड इंडोर्स्ड मुजरिमों को बिठा दिया कुर्सियों पे लाकर। सबसे लंबे केसेस तो उसके खिलाफ बनाए, शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ अभी भी। लेकिन ये कहते हैं कि फिर ये अक्टूबर से भी गए आगे इलेक्शन। अगर जिस तरीके से नहीं, वो तो देखे ना, बात सुने। देखिए, अक्टूबर से ज्यादा का है, उस पे ऑप्शन है, आइन और कानून आपको 6 महीने। परवेज लाई ने भी कहा इकोनॉमिक इमरजेंसी, आप भी कहते हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी, या 6 महीने लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। देखिए ना, बात ये है, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, अक्टूबर में इलेक्शन क्यों होने जरूरी है। अक्टूबर में इलेक्शन हो और एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीते वो 5 ईयर का मैंडेट लेके आके इकोनॉमी को दुरुस्त जो हालात है ना, वैसे ये आगे एक्सटेंशन 6 महीने 4 महीने आपकी इकोनॉमी में टर्न अराउंड नहीं लाएगी। जो हालात है ना, जो हालात हैं उसमें 5 साल वाली हुकूमत किया और 10 साल वाली हुकूमत किया, ये हालात में अगर सब साथ बैठ के भी, मजबूरी के तहत भी बैठ के भी कोई इसका रास्ता निकालें, तो अब ये मुल्क अल्लाह के हवाले ही है। इसका रास्ता इंसानी तौर पर तो कहीं नजर नहीं आ रहा, जिस डगर पर सब चल पड़े। एक्चुअली तो कोई इंसानों की तरह फैसले करे तो रास्ता निकल आएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम इंसानों वाले तरीके से फैसले नहीं करते। नदीम साहब, बैठ के मेज पे पाकिस्तान के अंदर आप सच नहीं बोल सकते। अगर आप अपनी पार्टी में मुखलिस हो अपने लीडर के साथ, तो मैं तनख्वाह जैसे ले चुका हूँ कि मेरी टर्मिनेशन पर दस्तखत थे। आप कहते हैं इमरान की डिस्क्वालिफिकेशन है, और अगर बात इमरान की समझ में नहीं, इमरान को मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ, इनकी एक स्टेटमेंट थी, मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, इमरान को ये इतना अभी भी हायर पेडेस्टल में रखते हैं। 50 बिलियन रुपए का एक गबन हो रहा था, और वो कैबिनेट में, हाँ 190 मिलियन पाउंड, और कैबिनेट में लिफाफा नहीं खोला गया। इन्होंने क्वेश्चन रेज किया और शीरीन मज़ारी ने किया, फवाद चौधरी ने और शायद शीरीन मज़ारी ने किया। बाकी जो पता नहीं 70 की काबीना थी उनमें से किसी ने किया, और वजीर आजम ने नहीं किया। आंखों पे पट्टी बंदी। ये देखे ना, वजीर आजम की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक गबन हो रहा था। बाय द वे उनका अपना इंटरेस्ट था, क्योंकि उसके बाद उनके लिए जमीन दी गई, वो यूनिवर्सिटी वाली जमीन, बिल्डिंग भी उन्होंने बना दी। आप इल्जामात तो करना, आपके वजीर आजम साहब पहले कह रहे थे
कि हमें आज रिसेंटली कहा है कि हमें नहीं पता था कि हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, और उससे पहले रोज ट्वीट रहे थे कि हम डिफॉल्ट को बचाने के लिए आ गए। तो उन बातें ना करें ना, छोड़ें सर। वज़ीर-ए-आज़म को अभी भी नहीं पता क्या हो रहा है सर। नहीं, लेकिन ये तो गबन की बात कर रहा हूँ मैं, गबन। देखिए 50 बिलियन, बाय द वे इतना बड़ा गबन। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। इमरान खान साहब को अगर पैसे की लालच होती ना, ये और बात है कि तो उस वक्त सरबराह होकर उनसे काम करा लिए। 190 मिलियन पाउंड दिए जा रहे थे। देखिए 190 मिलियन पाउंड इमरान खान साहब के लिए इसलिए बहुत थोड़ी सी चुटकी के बराबर है क्योंकि जिसके खावन थे वो करते चले जाते, तलाक के ऊपर कानूनी तौर पे अरबों डॉलर ला सकते थे, नहीं लिए ना, वापस तो दे दिए। गैरतमंद आदमी था ना, नहीं दिए ना, उनसे करवाए, उनसे छोटे काम करवाए लोगों ने। बस इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं ना, कभी कभार नदीम मलिक साहब आपके बच्चे घर वाले गलती करते हैं, आपको साथ देना पड़ता है अपना। ये बयान दुरुस्त नहीं है, ये बयान किसी और ने काम किसी और ने, you have to hold him accountable, you have to अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। मेरा बच्चा कल जाके गलती कर देगा, अंडर एज होके गाड़ी मार देगा, तो उसकी जिम्मेदारी बाप को लेनी पड़ेगी। अंडर एज नहीं थे वो, तो ओवर एज माशाल्लाह थे, 70 साल। फैसल वाडा साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।